दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि बहुत पैसे वाला था, वो 3 कंपनियों का मालिक था। गाड़ी, बंगला, जमीन, सब कुछ उसके पास में था। उसके 2 बेटा थे, लेकिन उसने अपनी वसीयत में जो लिखा, उसने सबकी रूह कपा दी। दोस्तों, उस व्यक्ति ने मरते वक्त अपनी वसीयत में यह लिखा कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पास संपत्ति है, वो सारी एक ही बेटे की है। दूसरे बेटे को वो व्यक्ति वसीयत में एक मुर्गी देके गया कि एक बेटे के नाम मेरी सारी प्रॉपर्टी और एक बेटे के नाम सिर्फ मुर्गी, जो कि उसने शौक में पाल रखी थी। दोस्तों, उसके बाद में जो होता है वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को बताते हैं कि आखिर में उस बेटे के साथ में क्या हुआ जिसको वसीयत में सिर्फ मुर्गी मिली थी, और उस बेटे के साथ में क्या हुआ जिसको सारी प्रॉपर्टी मिली थी। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगी, इसलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक व्यक्ति जिनका नाम सूरज प्रकाश था। सूरज प्रकाश बहुत ही पैसे वाले थे। उनके 2 बेटा थे, जिनमें से बड़े वाले बेटे का नाम था मनु और छोटे वाले बेटे का नाम था अभय। दोस्तों, ये सूर्य प्रकाश अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, और सूरज प्रकाश के पास में बहुत सारी धन संपत्ति थी। इनके नाम 3 कंपनियां थी। ये 3 कंपनियों के मालिक थे। महंगी महंगी इनके पास में गाड़ियां थी, जमीन थी, मतलब किसी भी चीज की सूर्य प्रकाश के पास में कमी नहीं थी। बच्चे भी हमेशा खुश रहते थे, सूर्य प्रकाश की पत्नी भी खुश रहती थी। एक वक्त ऐसा आता है कि सूर्य प्रकाश की पत्नी का देहांत हो जाता है, और बस सूर्य प्रकाश रहते हैं, अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। जब इनके पढ़ लिख के बच्चे लायक हो जाते हैं, शादी के योग हो जाते हैं, तो सूर्य प्रकाश अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं। बड़े वाले बेटा मनु की शादी एक अंजलि नाम की लड़की से करते हैं, और जो बेटा अभय सिंह था उसकी शादी एक मधु नाम की लड़की से करते हैं। परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। बेटा भी अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाते थे, मदद करते थे। दोस्तों, बढ़िया से वक्त गुजरता है, किसी भी चीज की इस परिवार में कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा आता है कि सूर्य प्रकाश बीमार रहने लगते हैं। उनकी हालत बिगड़ने लगती है, जिसके चलते सूर्य प्रकाश का बहुत इलाज भी होता है अच्छे हॉस्पिटल में। लेकिन वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनको लगने लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों, जब सूर्य प्रकाश इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, इस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, तो वो छुपके से अपनी वसीयत को लिखवाते हैं। दोस्तों, अपनी वसीयत को उन्होंने गुप्त तरीके से लिखवा दिया, और जो बेटा थे उनको इस बात की भनक नहीं होती है, और इलाज के दौरान ही सूर्य प्रकाश की मौत हो जाती है। दोस्तों, सूर्य प्रकाश की जब मौत हो जाती है तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, और भाई उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जो भी होता है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद में सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे, घर परिवार के लोग बैठे हुए थे, सभी लोग शोक मना रहे थे। बहू बेटा सभी लोग भाई याद कर रहे थे अपने पिताजी को। तभी दोस्तों क्या होता है कि एक वकील साहब वहां पे आ जाते हैं। वकील साहब कहते हैं कि सूर्य प्रकाश के बेटा कौन है। दोस्तों, दोनों बेटा खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं बेटा हूं उनका, बताओ। तब वो वकील साहब सभी के सामने कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ वसीयत लिखवाई थी, वो हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। दोस्तों, जब ये बात उन दोनों बेटों ने सुनी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि भाई पिताजी ने वसीयत में क्या लिखा है। दोस्तों, उनको वकील साहब कमरे में अंदर ले जाते हैं, और जो उन बेटों की बहुएं थी, यानी कि जो पत्नियां थी, उनको भी ले जाते हैं, और 1-2 घर परिवार के लोग और रिश्तेदार, ऐसे करके मतलब 8-10 लोगों को वकील साहब एक कमरे में एकांत में बुलाते हैं। अब दोस्तों, दोनों बेटा अपने पिताजी को भूल चुके कि पिताजी की अभी अभी मौत हुई, अंतिम संस्कार करके हम आए हैं। अब दोनों बेटा बस ये देख रहे कि वकील साहब क्या बोलने वाले हैं, मेरे पिताजी ने वसीयत में क्या लिखा है। दोस्तों, जैसे ही वकील साहब ने वो वसीयत पढ़ना शुरू किया, वैसे ही उस कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पिताजी ने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी, मेरी गाड़ी, बंगला, जमीन जो भी है, मेरे बड़े बेटा मनु के नाम है। दोस्तों, मनु ने जब ये बात सुनी तो मनु तो उछल पड़ा। मनु की पत्नी अंजलि भी खुश, लेकिन जो अभय था, अभय की पत्नी थी,
इनको तो बिल्कुल भाई ऐसा लगे कि जैसे इनके शरीर में जान ही नहीं। और वो कहने लगा वकील साहब से कि वकील साहब, आपने ये वसीयत गलत पढ़ दी है क्या? भाई मैं भी तो उनका बेटा हूं, मेरे पिताजी ने मुझको भी तो कुछ दिया होगा, आप ऐसे कैसे पढ़ सकते हो? दोस्तों अभय सिंह को विश्वास नहीं होता है। तब वो वकील कहते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे लिए भी तुम्हारे पिताजी ने कुछ लिखा है, तुम्हारे लिए भी है वसीयत, कुछ है तुम्हारे लिए भी। दोस्तों अभय सिंह शांत हो जाता है और बस सुनने के लिए तैयार है कि अब वकील साहब क्या बोलने वाले हैं। वैसे ही वकील साहब कहते हैं अभय से कि तुम्हारे पिताजी ने अपनी वसीयत में ये लिखा है कि घर में जो एक मुर्गी है, जो उन्होंने मुर्गी पाली थी, वो मुर्गी तुमको देते हैं, तुम्हारे हिस्से में वो मुर्गी आती है। दोस्तों इतनी बात सुन के अभय को तो ऐसा लगे कि जैसे मैं अभी मर जाऊं, अभी मैं इस दुनिया को छोड़ दूं। आश्चर्यचकित हो जाता है, उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। लेकिन मनु अभय का मजाक बनाने लगता है कि अरे हाँ, पिताजी जानते थे कि तू बस इतना ही काम कर सकता है, इसीलिए बस मुर्गी देखी गए। वो जानते थे कि इन सब चीजों को तू नहीं संभाल पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू मुर्गी बढ़िया से पालेगा। दोस्तों अभय का चेहरा लटक जाता है, लेकिन इधर मनु मजाक बनाए हुए चला जा रहा था। मनु कहता है कि जा भी मुर्गी पाल, इसके जो अंडे होंगे उसी से तू बड़ा अपना आगे का काम। दोस्तों अभय सिंह चुपचाप बैठा हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ में इतना गलत क्यों किया, ऐसा क्यों किया। और इधर मनु बहुत ज्यादा खुश। दोस्तों जो भी जानता है वो सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर में सूर्य प्रकाश ने ऐसा काम क्यों किया। लेकिन दोस्तों जो अभय सिंह की पत्नी थी मधु, वो थोड़ा शांति से काम लेती है और वो अपने पति को समझाती कि देखिए शांत रहिए, टेंशन न करिए। एक बार ये सोचिए कि पिताजी अगर तुम्हें एक मुर्गी विरासत में देके गए हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, बहुत बड़ी कोई वजह होगी जिसकी वजह से पिताजी ने ऐसा किया। लेकिन अभय को कुछ भी समझ में नहीं आता है दोस्तों। और इधर जो मनु था वो तो भाई राग रंग मनाने लगा, खुशियां मनाने लगा, खूब अपना खर्चा करता है, खूब ऐश करता है। और इधर अभय की स्थिति खराब। दोस्तों अभय सिंह की पत्नी जो मधु थी वो अभय सिंह को समझाती है कि तुम चिंता ना करो, मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि कुछ मुर्गियों की नस्ल ऐसी हुआ करती है जिनके अंडों से आदमी करोड़पति बन सकता है, लेकिन सिर्फ वो शुरुआत कर दे। दोस्तों ये बात जब मधु कहती है तो अभय सिंह को थोड़ी सी शांति मिलती है। फिर अभय सिंह सोचता है कि चलो ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारी मुर्गी जो अंडा देगी उसका अंडा कैसा होगा, क्या उस अंडे की क्वालिटी बाकी अंडों से अलग होगी। दोस्तों अभय सिंह वैसा ही करता है, जो उसकी मुर्गी अंडा देती है उस अंडे को लेके जाता है चेक कराने के लिए। दोस्तों उसको चेक किया जाता है लैब में रख के, तो पता चलता है कि इस मुर्गी का अंडा बाकी अंडों से बहुत ज्यादा भिन्न है और बहुत दामों में बिचेगा, बहुत पैसों में बिचेगा। दोस्तों अभय सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अभय सिंह अपनी पत्नी के साथ में मिलकर ये विचार बनाता है कि क्यों ना हम अपना एक मुर्गी फार्म खोल लेते हैं। दोस्तों उसकी पत्नी भी इस बात पे सहमति जता देती है, दोनों पति पत्नी विचार बनाते हैं और एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, सारा अरेंज कर लेते हैं और शुरुआत कर देते हैं भाई अपनी मुर्गी फार्म की। और मुर्गी फार्म का नाम रखते हैं शर्मा मुर्गी फार्म, क्योंकि ये लोग शर्मा फैमिली के थे। अब क्या होता है कि 6 महीने का समय बीतता है, धीरे धीरे इनके जो अंडे थे वो बहुत अच्छे दामों में बिकने लगते हैं और बाकी और भी मुर्गियां तैयार हो जाती। धीरे धीरे दोस्तों 1 साल का समय होता है और अभय का धंधा इतने अच्छे से चल पड़ता है। अभय सिंह के अंडे इतने महंगे दामों में मार्केट में जाते हैं कि मार्केट में तहलका ही मचने लगता है। देखते ही देखते पैसों की लाइन लग जाती है, इतने पैसे आने लगे अभय सिंह के पास में कि अभय सिंह को एक पैसे वाला आदमी बनते हुए देर नहीं लगी। अब इधर क्या था कि मनु को जो सारी संपत्ति मिली थी तो मनु तो इसी घमंड में था कि अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अब तो मेरे पिताजी इतना सब कुछ देखे गए, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया से कटेगी। दोस्तों मनु को ना तो किसी बात का अनुभव था अपना काम करने का, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो कुछ करता भी नहीं, बस इसी घमंड में कि मेरे पास में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, जिसके चलते उसकी जो कंपनियां थी वो भी धीरे धीरे घाटे में जाने लगती हैं। उसको कुछ भी नहीं समझ में आया कि मैं अब करूं तो करूं क्या। धीरे धीरे उसका जो काम धंधा था सब चौपट होने लगा और इधर अभय दिन रात आगे बढ़ने लगा। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है और बीच में 3 सालों का समय बीत जाता है और इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। दोस्तों अभय सिंह जिसके पास में सिर्फ एक मुर्गी थी
वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उसकी पहचान बन जाती है, उसको लोग जानते हैं, लखपति बन जाता है। और इधर जो मनु जिसके पास सब कुछ था, वो एक तरीके से कहिए एक भिखारी के रूप में आ चुका था। उसकी कंपनियां भी बंद हो चुकी थी क्योंकि उसने किसी में भी अच्छे तरीके से अपना टाइम नहीं दिया, उसको जरूरी नहीं समझा, बस इसी घमंड में बना रहा कि मेरे पास में बहुत कुछ है। दोस्तों, जब 3 साल का समय बीत जाता है तो वो वकील साहब फिर से आते हैं जिन्होंने वसीयत पड़ी थी। वो दोनों बेटों को और बहुओं को सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने एक वसीयत गुप्त और कर रखी थी। दोस्तों, दोनों ही बेटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि आखिर में अब क्या है और क्या पिताजी छोड़ के गए। तब दोस्तों वकील साहब बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने यह लिखा था कि 3 साल के बाद ये देखना कि 3 सालों में जो बेटा अपनी उन्नति से वंचित रहेगा, यानी कि जो हम छोड़ के जा रहे हैं उससे आगे नहीं बढ़ा पाएगा बल्कि पीछे आ जाएगा, तो दोबारा से मेरी संपत्ति का विभाजन होगा। दोस्तों, ये बात सुन के मनु तो बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है कि वैसे ही मैंने कुछ आगे नहीं कर पाया, जो कुछ मेरे पास में है उसका भी बंटवारा हो जाएगा, और इधर मेरा भाई तो वैसे भी पैसे वाला है। दोस्तों, मनु के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मनु बहुत ज्यादा घबरा जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है वकील साहब के सामने और कहता है कि ऐसा ना करो, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं लिखा होगा, आप गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो, हम मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। यही मनु जो मजाक उड़ाता था अपने भाई अभय की कि मुर्गी पालो जाके, अंडे बेचो जाके, और दूसरा भाई तो पैसे वाला हो ही गया था। दोस्तों, वो रोने तक लगता है। तब ये अभय सिंह जो था, इसको दया आ जाती अपने भाई के ऊपर और वो वकील साहब के सामने ही कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुमने जो किया वो अच्छा किया, तुमने मेरा मजाक बनाया, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। लेकिन हम तुम्हें फिर भी ये सलाह देना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है, जो भी पैसा है, उसको लगा के मेरे साथ काम करने लगो और हम अपना अनुभव लगाएंगे, तुम अपना पैसा लगाओ, जिसके चलते हम लोग साथ में मिलके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई को गले से लगा लेता है कि मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में इतना मेरे लिए दया है, तुम बहुत अच्छे भाई हो। तो दोस्तों, दोनों भाई मिलके जब साथ काम करने लगते हैं तो कई जगह पे, कई शहरों में उनके फार्म हाउस हो जाते हैं, उनका नाम, पहचान, रुतबा सब कुछ हो जाता है। और दोस्तों, अभय सिंह की पत्नी जो मधु थी, वो अपने पति से कहते हैं कि शायद है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहचानते थे कि मेरा बेटा बहुत कुछ कर लेगा, इसीलिए वो तुम्हें विरासत में एक मुर्गी ही सिर्फ देके गए थे। दोस्तों, अभय सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं तो फालतू में ही टेंशन करता था। तो इस तरह दोनों भाई साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के थ्रू हम आपको यही बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये कि कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए कि मेरे पास में बहुत कुछ है और ये सामने वाला गरीब है, ये कुछ नहीं कर सकता है। हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो कि उसके सामने तुम्हें झुकना पड़े। और दूसरी बात, ये कहानी बताती है कि इंसान के अंदर अगर किसी काम को करने की लगन होती है ना, तो उसको फिर कोई रोक नहीं पाता है। फिर चाहे कितनी मुसीबत हो, चाहे कितनी लाख बाधाएं हो, कुछ भी हो, वो आगे बढ़ ही जाता है। फिलहाल आप लोग अपनी राय बस रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय सभी को।